लास्ट में हम लोगों ने देखा था वो जो भूकंप है वो हम लोगों ने देखा था कि भूकंप क्या होता है, ठीक है। और भूकंप का जो मूलाधार होता है उसमें हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी एक बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके कारण से भूकंप की उत्पत्ति भी होती है। तो ये भी चीज़ें देखी थी। आज हम लोग भूकंप के नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे, स्वरूप को देखेंगे। एक स्वरूप हम लोगों ने देखा था कि पहला कि स्थलों पर आता है भूकंप, तो क्या जलों में भी तो आता होगा भूकंप? तो जल में जो भूकंप आता है, जलीय क्षेत्रों में जो भूकंप आता है वही सुनामी कहलाता है। जल में आने वाला भूकंप बराबर सुनामी, स्थल में आने वाला भूकंप बराबर भूकंप। तो कुछ और नहीं है, जलीय क्षेत्र में भूकंप का आना ही सुनामी कहलाता है। और भूकंप आने पर क्या होता है भाई, कुछ या तो उठ जाता है या तो कुछ दब जाता है। उठ जाता है, दब जाता है। ये प्रक्रिया क्यों होती है? आंतरिक बलों के कारण से। और आंतरिक बल जो होते हैं वो आंतरिक बलों से बहुत सारी क्रियाओं का बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिनमें से ज्वालामुखी क्रिया का भी नाम है। ज्वालामुखी क्रिया जैसे सागर तलों में क्या हो जाए कि कार्डेरा का निर्माण हो जाए, यानी कि दरारी उद्भेदन से पर्वत का निर्माण हो जाए, या ज्वालामुखी उद्गार हो जाए। कुछ इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज अगर जलीय क्षेत्र में होती है तो उसकी तली में डिस्टर्बेंस आ जाता है। तली या तो उठ जाएगी, तली या तो बैठ जाएगी। तो तली जब उठ जाएगी तब भी पानी क्या होगी, भगेगा, साइड की तरफ भगेगा। और जब तली में घसाव आ जाएगा तब भी क्या करेगा, पानी जो है बेटा तेजी से उसकी तरफ भगेगा। तो एक खासियत इसकी होती है कि जब ये पानी तली की तरफ भगेगा तो फिर रिवर्स फॉर्मेट भी होता है। जब लहरें होती हैं, एक तरफ की लहर हुई तो दूसरी तरफ की लहर होगी। जैसे ज्वार, आप देखिए ज्वार भाटा आपसे पड़ा है, तो लहरें क्या होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठती हैं तो फिर क्या बैठ भी जाती हैं। यानी कि जब दीर्घ ज्वार आता है तो सबसे ऊंची लहरें उठती हैं, तो सबसे बड़ा ज्वार आता है। दीर्घ ज्वार मतलब सबसे बड़ा ज्वार, तो सबसे बड़ा भाटा भी होता है ना भाई। लहर अगर यहाँ तक गई तो रिवर्स अगर जाएगी तो फिर इससे कम होती होती धीरे धीरे तो कम होगी। कोई लहर है, जैसे मान लो आप झूला झुला दो किसी को, अगर इसको झूले को झुला दोगे इस साइड में ऐसे, तो बैक में भी लगभग ऐसे ही जाएगा, उतने ही दूरी जाएगा ना। तो ये स्थिति जो बनती रहती है वो लहरों के साथ भी वर्क करती है। तो उसमें क्या होता है कि समुद्र का पानी हिल जाता है, एक तरह से कहिए मूवमेंट कर जाता है। और मूवमेंट करेगा तो उसमें क्या होगा, निश्चित तौर से जो तटीय क्षेत्र हैं उनको प्रभावित कर देगा। और तटीय क्षेत्र प्रभावित होंगे तो तटों पर रहने वाले जीव जंतु वनस्पतियाँ सभी प्रभावित होंगी। और एक तरह से कहिए तटीय भूकंप का रूप धारण कर देगा। लेकिन ये भूकंप पानी वाला होगा, यानी पानी से तबाही मचेगी इस नाते इसको, ठीक है। बस इतना सा ही है, भूकंप ही है ये। लेकिन उसमें चूंकि समुद्री क्षेत्र में जल होता है और वही जल से डिस्टर्बेंस होता है, सारी चीज़ें जल से ही होती हैं। जो प्रकृति को हानि होती है या कहिए मनुष्य को जो हानि होती है, जीव जंतु को जो हानि होती है, उसी का नामकरण एक तरह से कहिए सुनामी किया गया है ना। जैसे भूकंप से यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थलों पे भूकंप आ जाए तो उसके बाद से जो कंपन होगा, उस कंपन से जो इमारतें या जो भी संरचना है वो ढहेगी, तो उससे लोगों को नुकसान होगा, परेशानी होगी। लेकिन भूकंप अगर समुद्रों में आता है तो वहाँ के समुद्री जीव तो प्रभावित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ तट पे रहने वाले लोग भी प्रभावित हो जाएंगे। तो यही है सुनामी। तो सुनामी में मुझे लगता है कुछ और बताने की जरूरत है नहीं। तो सुनामी को एडवांस करते आगे बढ़ेंगे। बस दो ही कारण है यार, तली जो उठना, तली का बैठना, और बाकी कहानी। तो चलिए बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सुनामी से आगे बढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज पर्वत, पठार और मैदान के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, पर्वत, पठार और मैदान, तो इन तीन की बात करेंगे। लेकिन इसमें से आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पर्वतों के बारे में। फिर अगले वाले स्टेप में जब पढ़ेंगे तो पठार पढ़ेंगे और फिर इसके बाद मैदान पढ़ेंगे। अभी कुछ है नहीं, सब मजेदार चीज़ें हैं, तो आप लोग उसको देखिए, लीजिए उनका, ठीक है, ओके। चलिए, तो भाई जरा आपको कुछ बताया कि जो हमारा पूरा टोटल भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, इसमें कितने कितने प्रतिशत तक क्या क्या पाए जाते हैं तो बताएगा। यानी कितना प्रतिशत पठार है, कितना प्रतिशत मैदान है, कुछ जानकारी आपको पहले से है, पूर्व जानकारी।
अपने कार्य को करते रहिए, हम भी अपने कार्य को कर रहे हैं। तो बताइए क्या जानकारी है, कितने प्रतिशत, लगभग करीब कुछ आसपास बताइए, तो एग्जैक्टली आंकड़े ना हो तो कोई बात नहीं है, लगभग करीब में क्या है, यानी कि जो हमारा जो संरचना दिख रही है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है ना। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या बताया था दोस्तों, महाद्वीप और महासागर, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के बारे में। तो पहले बात करेंगे मैदानों का, पहले बात करेंगे महाद्वीपों की और फिर बात करेंगे महासागर की। तो बहरहाल यहाँ पर हम लोगों को जरूरत केवल ऊपरी एक हिस्सा जो मतलब प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच, दो उच्चावच हैं महाद्वीप और महासागर। आज महाद्वीपों के बारे में बात करें। महाद्वीपों पर जब देखेंगे तो इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो पूरा जो ये मतलब ग्लोब है, इस ग्लोब में दो ही प्राथमिक उच्चावच हैं। इनमें एक है आपका जलीय क्षेत्र, एक है स्थलीय क्षेत्र। तो जलीय क्षेत्र की बात आज नहीं होने वाली है, आज हम लोग स्थलीय क्षेत्र की बात करेंगे और थोड़ा सा अगर बात आप कहेंगे तो उसके पर्वतों की भी बात कर लेंगे। तो मूल रूप से जो सबसे ज़्यादा एक तरह से कहिए जो हाईलाइटेड रहता है वो स्थलों के क्षेत्र रहते हैं। तो महाद्वीपों में अगर हम बात करेंगे तो संरचनाएं जो दिखाई देती हैं, अगर आप महाद्वीप में आ गए, महाद्वीप में जैसे यहाँ पर ये लीजिए महाद्वीप का हिस्सा है भारत। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत दिख रहा है, तो भारत जो दिख रहा है तो क्या हो गया महाद्वीप, प्रथम श्रेणी का उच्चावच। ये भाग है ना, ये जल आप टोटल विश्व का जल ले लीजिए और स्थल में ले लीजिए, टोटल स्थल का एक हिस्सा, टोटल जल का एक हिस्सा है महासागर और टोटल जो है महाद्वीप का एक हिस्सा भारत, ठीक है। लोग यहाँ पे मैप है नहीं आपका, तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये आपको भारत दिख रहा है, इसी तरह से भारत दिख रहा है। अगर पूरे विश्व का मैप होता तो वो दिखाई देता वहाँ पे स्थलीय क्षेत्र। तो ये जो स्थलीय क्षेत्र है इन पर कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है। तो या तो बहुत ऊंची संरचना होगी, या एक उठी हुई समतल संरचना होगी, या तो बिल्कुल समतल संरचना होगी, ना तो वो बिल्कुल सी लेवल से कुछ ऊंचाई पर होगी और समतल हिस्सा होगा। सी लेवल से नीचे हो जाएगी तो पानी भर जाएगा, झील बन जाएगी, इसके साथ सी लेवल से ऊंचा रहेगा तो मैदान हो जाएगा। यानी पर्वत, पठार और मैदान इस महाद्वीप पे ही दिखाई देंगे। तो टोटल विश्व का जो आप देखेंगे, टोटल विश्व की बात कर रहे हैं हम, तो कितने प्रतिशत है, लगभग 26% में हिस्सा क्या है, पर्वत और पहाड़ियों का हिस्सा है। पर्वत और पहाड़ियों में कोई अंतर है नहीं, बस अंतर ऊंचाई का है। अब पर्वत होगा 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा और पहाड़ियाँ होंगी तो 1000 मीटर से कम ऊंची होंगी, बस इतना पर्वत पहाड़ी आप मान लीजिए। तो टोटल आपका हिस्सा लगभग 26% हिस्सा आता है कितना, विश्व का। विश्व में अगर पूरे अगर मैप में हम देखेंगे जो महाद्वीप दिखाई देंगे तो उसमें हमको क्या पर्वत का हिस्सा क्या मिलेगा, 26% लगभग मिलेगा। और पठार के जो हिस्से मिलेंगे वो लगभग 31% हिस्से हैं वो पठारी क्षेत्रों के मिलेंगे। क्या होगा, 31% हिस्सा, और बाकी का जो शेष बचता है कितना % हिस्सा बचेगा इसमें से अगर आप देखेंगे तो लगभग करीब आपका 43% हिस्सा बच जाएगा। आपका 43% हिस्सा जो बचेगा वो आपका बच जाएगा मैदान, ठीक है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो जैसे 31 और 43 करेंगे तो आपको देखेगा, ठीक है, 6 4 10 हो गया और कितना हो जाएगा 4 ठीक है। तो ऐसा हो गया भाई, यही संरचना है, यही संरचना है। क्या यहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर पर्वत है, पठार है और एक मैदान है, ठीक है। तो पूरे विश्व में क्या दिखता है, सबसे कौन सा हिस्सा ज़्यादा हिस्सा है, प्लेन हिस्सा ज़्यादा है, फिर इसके बाद पठार है और पर्वत, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के एक हिस्से के बारे में बात करेंगे, पर्वतों के। अब पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, पर्वतों का वर्गीकरण कितना किया गया है, ये सब तमाम सारी आज बहुत अच्छी गुरु बातें देखेंगे। फिर किस कालक्रम में कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ है, स्थिति के आधार पर पर्वतों का कितना वर्गीकरण किया गया है, ये तमाम सारी चीज़ें जानेंगे। आइए थोड़ी फंडामेंटल चीज़ें पहले नोट डाउन करते हैं, फिर इसके बाद में आगे की बात करते रहते हैं। जैसे पर्वतों का निर्माण कब हुआ है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को देखेंगे, फिर स्थिति के आधार पर देखेंगे, यानी कि पर्वत क्या समुद्री क्षेत्र में है या स्थलीय क्षेत्र में है। तो स्थलीय क्षेत्र में है तो क्या कोस्टल क्षेत्र में है या नॉन कोस्टल क्षेत्र में है या मिड वाले क्षेत्र में, जैसे स्थित
जैसे इसमें क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण देखेंगे तो पर्वतों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। एक तो स्थिति के आधार पर किया गया है कि वो स्थित कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। तो एक तो या तो जल में है तो जल वाले पर्वत हो गए, दूसरा क्या होगा स्थलीय पर्वत, तो स्थल में पर्वत हो गए। तो स्थलों को फिर 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो आपका तटीय पर्वत जो तटों पे होते हैं, जैसे आप रॉकीज एंडीज देख लीजिए, तटों पर स्थित पर्वत है। और दूसरा होता है मध्यवर्ती क्षेत्र में, जैसे हिमालय है, हिमालय के आसपास कोई नदी नाला कोई समुद्र दिखाई देता है आपको, ये तट नहीं, नदी के तट को मत कह दीजिएगा, समुद्रों के तट को बात करना है सेंटर वाले हिस्से में, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। और दूसरा हो गया आप लोगों को दोस्तों, जैसे निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, जैसे हमने बताया था आपको कि जैसे फोल्डेबल माउंटेन यानी वलित पर्वत हो गया, है ना। फिर इसके बाद में भ्रंशोत पर्वत हो गया। ये सब जो निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर हैं। और फिर कालक्रम के आधार पर किस काल में हुए, यानी दुनिया जब बनी थी और तब से लेकर के वर्तमान समय तक किस काल में कौन से पर्वत का निर्माण हुआ, इसकी जो कैटेगरी बांटी गई है 4 कैटेगरी इसमें है। चर्नियन हलचल, कैलेडोनियन हलचल, सब नाम सुने हैं ना, सेल्यूरियन हलचल, ये सब तमाम सारे जो है सेल्यूरियन काल में हुए थे सब। तो ये अलग अलग कालों में सबका निर्माण हुआ है। तो ये आप लोग आज जानेंगे चर्नियन हलचल कब हुई, कैलेडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन पर्वतीकरण कब हुआ है। तो टर्शियरी युग के बारे में देखेंगे, प्रथम युग में हुआ था या प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था कौन सा। तो ये सब बातें आज हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। और मौसम देखिए कितना अच्छा है, आप लोग बहुत सीरियसनेस आते मौसम में कहा कि आप लोगों को थोड़ा नम कर दे हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये वर्षा हो रही, किसानों का बड़ा हित होने वाला है। किसान लोग सिंचाई भी कर रहे हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंचाई चल रही थी, आज लगता है सिंचाई होने के बाद बरसा है, नुकसान हो गया, किसान बहुत दुखी हो जाता है इस परिस्थिति में जब वो सिंचाई करके उठता है और प्रभु बरसने लगते हैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक तो आर्थिक हानि उसको हो जाती है। चलिए आइए मित्रों, आप लोग स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ रहिए। चलिए लिखते हैं, समस्त भूपटल के लगभग 26%, समस्त भूपटल के लगभग 26% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है, पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है, जो भूपरपटी के कौन सी श्रेणी के उच्चावच हैं? ये सब कहाँ मिलते हैं? महाद्वीपों पर मिलते हैं। तो महाद्वीप तो अपने आप में प्रथम श्रेणी का है, लेकिन ये इस पर पाए जाते हैं तो ये द्वितीय श्रेणी के हो जाते हैं भाई। जो संरचना महाद्वीपों पर मिलती तो कौन कौन सी मिलेगी? या तो पर्वत हो गया, तो पठार हो गया, तो मैदान हो गया। तो वो बीच का मत रख दीजिएगा। देखिए सर पर्वत पे भी समतल है तो वो मैदान नहीं होगा, तो कुछ किलोमीटर आपको एरिया दिख रहा है तो वो नहीं होगा, है ना। 3 ही संरचना होगी, या तो हम लोग जैसे अभी वर्तमान में बैठे हैं, खड़े हैं जहाँ भी बैठे हैं, या तो हम कहाँ होंगे, या तो मैदानों में होंगे, या तो हम पठारों पे होंगे, या तो हम पहाड़ियों में होंगे। पर्वत, पठार और मैदान या मैदान में होंगे, ठीक है। तो 3 में से कोई एक संरचना होगी, चौथी कोई संरचना नहीं है। तो बेसिकली हम लोग किसमें हैं? लेकिन अगर ये महाराष्ट्र वगैरह में चले जाएंगे, ठीक है, तो सारा लगभग पूरा पठारी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो महाराष्ट्र और नागपुर वगैरह सब पठारी क्षेत्रों में, तो अगर वहाँ भी सब समतल है, वहाँ भी मैदान पाया जाता है। तो मैदान होता ही है यार समतल, वो थोड़ी ऊंचाई पर जाकर के समतल, और वह कई हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया वो समतल एरिया होता है। बट वो जब जाते हैं उस पर चढ़ते हैं, अक्सर देखेंगे सुरंगें, आप महाराष्ट्र अगर गए होंगे तो अक्सर देखे होंगे या फिल्मों में देखते होंगे सुरंगों से ट्रेनें जा रही हैं। तो इसका मतलब या तो पठारी क्षेत्र है या तो पर्वतीय क्षेत्र है। और पठारों पर भी पर्वत होते हैं, ये सभी आप जानते होंगे। तो पठारों पर भी कुछ पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ऐसा नहीं कि पठार है तो केवल बस ऐसे ऊंचाई जाकर के वो बिल्कुल समतल होगा, नहीं, वो बहुत बड़ा एरिया समतल वाला एरिया होता है। तो भारत का ये वाला हिस्सा जो है, ऐसे समझ लीजिए, भारत का ये वाला जो टोटल बेल्ट है, ठीक है,
आपको ऊंचाई चढ़नी पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश वगैरह कभी जब जाएंगे, आप जबलपुर वगैरह जाएंगे, कभी कोई लोग मैहर देवी दर्शन करने गए? चलिए कोई बात नहीं, यूट्यूब के माध्यम से चले जाएगा ये। कभी कभी देखिए तो वहाँ पर दिखाएगा कि ट्रेनें जो है जा रही हैं तो बिल्कुल ऐसे ही कि मतलब साइड साइड से बिल्कुल एकदम बराबर वाली ज़मीन है। और फिल्मों में अक्सर देखोगे जो पुरानी फिल्में आती थी, जो विलेन लोग या हीरो लोग ट्रेन को लूटने के लिए घोड़े चलते थे और ट्रेन जाती रहती थी, और कभी कभी ट्रेन और घोड़े बराबरी में हो जाते थे। तो वो जो पहाड़ी का हिस्सा दिखता है, वो पहाड़ों को चूंकि ट्रेन देखो पटरी ऐसे नहीं बनाई जाती, वो कार्टून वाली इसमें बनाई। पटरी जब भी बनेगी तो बहुत धीरे धीरे उसका एंगल मोड़ा जाएगा, है समझ रहे हैं? नहीं तो उसके पहिए क्या हो जाएंगे, ट्रेन जब ऐसे उठेगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे और फिर ऐसे हो जाएंगे, वो फिल्मी स्टाइल नहीं हो पाएगी, मतलब चल नहीं पाएगा। कहने का मतलब ट्रेन को चलने के लिए एक नियत ऊंचाई का ऐसे बनना चाहिए, उसका एंगल बहुत धीरे धीरे बनेगा तभी वो चढ़ पाएगी। ठीक है, जलपाईगुड़ी वगैरह आप देखेंगे, जितने भी शिमला रेल है या तमाम सारी जगहों पर कभी हिल स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर पहाड़ों को काट काट करके कुछ ऐसे इसी तरह से एंगल से बनाए गए हैं जहाँ पे चल रहे हैं। तो जो पठारी क्षेत्र है बच्चों, उस पर जाने के लिए निश्चित तौर से कहीं में से जब जाएंगे तो उस रंगों के माध्यम से, उस पहाड़ियों के माध्यम से होकर के उस वाले हिस्से पे पहुँचेंगे। और जब पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद में आपका सारा चीज़ मतलब उसके परिप्रेक्ष्य में हो जाएगा, तब आप उस ऊँचाई पर हो जाएंगे। ठीक है, पहाड़ियों के लिए भी यही है ना? तो इस तरह से आपका है। ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, ये महाद्वीपों पर ही पाए जाते हैं संरचनाएं, और इसी तरह से महासागरों में भी पर्वत पाए जाते हैं, पठारी क्षेत्र भी पाए जाते हैं रूप से। हालांकि जो समुद्र में पठार होता है और पर्वत होता है, दोनों एक ही कैटेगरी में लगभग एक ही कैटेगरी में रखते हैं। ऊंची भूमि हो जाएगी, पर्वतीय भूमि हो जाएगी, और नीचे की भूमि जो होगी वो मैदान यानी बेसिक के रूप में आ जाएगा। तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। अच्छा, तो आपने लिखा कि 26% जो है क्या पाए जाते हैं? अच्छा देखो, एक चीज़ गलत हो गया है यहाँ पे, ये आपका 33% और 41%, सॉरी 33% और 41% टोटल विस्तार। ठीक है, तो पर्वतों का जो विस्तार है वो 26% है, पठार 33% है, मैदान 41% है। तो ये है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत पर ये गलत हो गया, क्यों? भारत में 43% जो है ये क्षेत्र मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में याद था मुझे, मैंने यहाँ पर लिख दिया था। विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो विश्व में केवल 41% हिस्सा जो है वो मैदानों का है, बाकी पठार और पर्वतों का है। और अगर आप देखेंगे तो खाद्यान्न वगैरह का जो उत्पादन किया जाएगा तो निश्चित तौर से मैदानी वाले हिस्से में ही हो पाएगा, और कुछ हद तक पठारी हिस्सा कहीं कहीं कुछ चीज़ें देगा। तो टोटल विश्व की जितनी जमीन है ना, तो उसका तो 15% हिस्सों पे ही कृषि योग्य भूमि है। पूरे विश्व में जितनी जमीनें हैं ना, पूरी संरचना जो है महाद्वीपों की, उसमें बेटा 15% हिस्से ही कृषि योग्य हैं। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत तो ऐसा देश है कि विश्व में ये अब टोटल अपने क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा जो है इसी के पास अपना है भूमि है, लेकिन अलग बात है उत्पादन नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और उन्नत किस्म के बीज वगैरह जब हो जाएंगे धीरे धीरे तो हम लोग भी करेंगे। तो हम लोग वैसे ही करते हैं, हम लोग का उत्पादन का रेशियो यही होता है, जब जरूरत पड़ती है तो कुआं खोदने लगते हैं। जैसे प्याज लगी तो खोद लेंगे, दिक्कत क्या है? मिल घर के रात मिल के खोद लेंगे, निकल आएगा। तो उत्पादन का रेशियो इस नाते भी इस तरह का कुछ थोड़ा सा है। और बाकी जगहों का ठीक है, जो चलिए ये हो गए द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। और उसी में लिख लीजिए जबकि 33% हिस्से पर पठारों का विस्तार, पठारों का 33% हिस्से पर पठारों का तथा 41% हिस्से पर मैदानों का विस्तार है। 41% हिस्से पर मैदानों का विस्तार है। ठीक है, अब पर्वत किसे कहते हैं उसके बारे में लिख लीजिए। पहला चेंज कर लीजिए बच्चों, देखिए पर्वत अपने समीपवर्ती धरातल से, पर्वत अपने समीपवर्ती धरातल से सामान्यतः 1000 मीटर से
अपने समीपवर्ती धरातल से सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग में अपने समीपवर्ती धरातल से सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग ऐसे भाग हैं, ऊंचाई वाले ऐसे भाग हैं या ऊंचाई वाले भाग हैं, दोनों बातें सही हैं, जिनका ढाल तीव्र यानी खड़ा हो, ठीक, जिनका ढाल तीव्र और शिखर संकुचित होता है, जिनका ढाल तीव्र एवं शिखर संकुचित होता है। तो संकुचित का क्या मतलब है भाई? हाँ, मतलब कम, नुकीला नहीं, उसको कम जगह में पेचीदा जैसा बेस है उससे कम होगा। अब मान लो कोई लोग जाके वहाँ ढूंढने लगे कि भाई ये तो उसमें नोक नहीं बनी है, तोड़ दिया क्या कोई? अरे ऐसा नहीं, मतलब कुछ टोटल उसका जो क्षेत्रफल यानी कि अगर 10 किलोमीटर के बेस में है तो ऊपर जाकर के 1-2 किलोमीटर का बेस उसका बचेगा, ये ऐसे शिखर होगा, है ना। नहीं पता चला कि ढूंढने लगे उनके जाके नो, तो बहुत सारे लोग अक्सर देखिए कैसे आपको पता, देखिए ढूंढेंगे कब भाई, ऐसे नहीं ढूंढेंगे आप लोग, थोड़ा आप लोग बुद्धिमान। अभी होगा क्या कि मान लो कोई चढ़ गया हिमालय पर, झंडा लेके वहाँ पे पहुँच गया राष्ट्र का अपने, और कहा कि हिमालय से मैंने अपनी फोटो खींची, मैंने इस चोटी को कर लिया फतेह, तो आपके दिमाग में आएगा लगता है आधे तक पहुँचा है, उसके पहले ही बता दिया क्या पहुँचने वाला है। तो वो उसका जो हिस्सा होता है, ये सामान्य नए बच्चे जो है उनके अंदर जिज्ञासा आ सकती है कि भाई ऐसा कैसे, तो वो हिस्सा ऐसे ही रहेगा। अब उसमें से कैसे कुछ एक आध छोटी ऊंची भी दिखाई देगी उस वीडियो में आपको, मतलब आपको जो पिक्चर होगी तो आपको लगेगा कि अभी उसको बाकी है थोड़ा सा। अरे नहीं भाई, जो चढ़ने वाला था मूल चढ़ गए ना, अब मान लो छत पे चढ़ गए, अब छत पर कोई रखा हुआ है यानी कि पानी की टंकी रखने वाला, तो उस पर चढ़ोगे तब मानेंगे छत पे चढ़े हो। तो सेंस आप समझ रहे हैं ना, यानी कभी भी पहाड़ी पर जब देखेंगे तो उसका जो बेस स्ट्रक्चर है उस पर अगर आप चढ़ गए तो मतलब आपने मान लिया गया कि आपने जो है पहाड़ी को विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। ठीक है, आगे पर्वत हो गया, ये संकुचित होता है, जबकि पर्वतों के लघु भाग को जिनका क्षेत्रीय विस्तार कम और ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, क्षेत्रीय विस्तार भी इनका कम होगा और इनकी ऊंचाई भी कम होगी, 1000 मीटर से कम होती है, पहाड़ी कहलाता है। तो पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है भाई? पर्वत 1000 मीटर से अधिक होता है और पहाड़ी 1000 मीटर से कम। हाँ, तो देखो ऐसा है, दोनों चीजें कम होंगी, क्यों? ऊंचाई नहीं, क्षेत्रफल भी, यानी कि बहुत छोटी दूरी में देख लेंगे, छोटी दूरी में, और शिखर जो है 1000 मतलब ऊंचाई से कम लगभग हो तो आप इसको पहाड़ी मिल लेंगे। और मान लो एकाध कहीं पहाड़ी मिल गई तो वो एकाध किलोमीटर से ऊंची मिल रही है आपको, तो अपवादिक ही हो, वैसे नॉर्मली आपका एक किलोमीटर से कम ही ऊंचाई पर होगा, बेस भी उसका कम होगा, यानी कम एरिया कवर करेगा, कुछ पर किलोमीटर में ही हो करके रह जाएगा। और अगर पर्वत होगा तो पर्वत क्या होगा, उसमें कई सारी पहाड़ियाँ होंगी, एक बड़ा क्षेत्र कवर करेगा, कई बार किलोमीटर का, यानी 100, 200, 400 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकता है। जैसे हिमालय, ये क्या है? पर्वत, इसमें आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट क्या है? चोटी मतलब क्या? पहाड़ी। आपने नंदा देवी, तमाम सारी पहाड़ियों का नाम सुना, नागा पहाड़ी, तमाम सारी, धौलाधर, पीर पंजाल, तमाम सारी पहाड़ियों का आपने नाम सुना। ये पहाड़ियाँ, एरिया इनका कम, और हिमालय पूरा टोटल, ये देखेंगे पूरा हिमालय का विस्तार होता है, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक पूरा हिमालय का, और हिमालय में छोटे छोटे हिस्से जो कवर करेंगे वो क्या? पहाड़ियाँ, ठीक है। पहाड़ी कम एरिया कवर करती है, ऊंचाई उसकी कम होती है, ठीक है। लेकिन अभी आप कहें माउंट एवरेस्ट पहाड़ी, यानी पहाड़ पर स्थित पहाड़ी है ना, तो साथ में पूरा टोटल हिस्सा उसमें ऐसे आप चलिए किया जाता है। धरातल पर आकार एवं स्वरूप की भिन्नता के आधार पर, धरातल पर आकार एवं स्वरूप की भिन्नता के आधार पर
के आधार पर निम्न प्रकार की पर्वतीय स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। धरातल पर आकार एवं स्वरूप की भिन्नता के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की पर्वतीय स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं? जैसे होता है पर्वत कटक, देखो ऐसे लिखते जाओ सब, पर्वत कटक। ये जो पर्वत कटक होता है ये एक ऊंची पहाड़ियां होती है और संकीर्ण हिस्से में इसका विस्तार होता है। इनका हिस्सा बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं होगा, संकीर्णता को लिए रहेगा, पहाड़ियां इसमें विद्यमान रहेंगी और काफ़ी लंबाई में होगा, तो ये पर्वत कटक के रूप में जाना जाता है। तो ये से कहा जाता है पर्वत कटक। इसमें क्या होता है? संकीर्ण और ऊंची पहाड़ियाँ के क्रमबद्ध स्वरूप जो होते हैं वही पर्वत कटक के कहलाते हैं। तो बस इतना है। आगे चलिए, ये सब आप जानते होंगे, मैं लिखा दे रहा हूँ, इसको आप देखिएगा, जिसको जो नहीं समझ में आएगा उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। पहाड़ी का स्वरूप देखिए, पहाड़ियों का क्या है ना दोस्तों, पर्वत है कि कौन से पर्वत किस कैटेगरी में आते हैं। अब आप लोग खुद अपने साइड से थोड़ा काम करिएगा कि मैं जो पर्वतों की श्रेणी सब बता दे रहा हूँ, इसको आप जाकर के अपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से उसको पढ़िएगा, गूगल्स करिएगा, जिसमें से जो पहाड़ियाँ जिन चीज़ नहीं समझ में आएगी आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसके संदर्भ में, तो मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। तो पर्वत कटक हो गया, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र, सब कामा लगाते हुए लिखिएगा, पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग, पर्वत समूह, और पर्वतों के समूह को ही कालडेरा कहा जाता है। तो पर्वत समूह ऑब्लिक या करके लिख सकते हैं कार्डिलेरा, ये पर्वत समूह कार्डिलेरा, इसी को एक पर्वतों के समूह को कार्डिलेरा कहते हैं, ठीक है। अब एक हेडिंग करना है हम लोग को, पर्वतों का वर्गीकरण। याद आया दोस्तों, कितना परसेंट है? 26%, 37% और 41% वर्ल्ड का है, ठीक है। पर्वतों का वर्गीकरण तीन तरह के, पहला होगा स्थिति के आधार पर, दूसरा होगा निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी के आधार पर, और तीसरा होगा कालक्रम के आधार पर, कालक्रम किस काल में कब बना था, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर, घटना के लिए पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर, पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर, तीसरा चलिए स्थिति के आधार पर दोस्तों दो प्रकार से इसको बांटा गया है। स्थिति के आधार पर अगर देखेंगे, एक क्या होगा स्थल पर स्थित पर्वत, दूसरा है जल में या समुद्र में, जल में स्थित पर्वत। ये संरचना बना काम करेगा। तो जब स्थल का होगा तो दो तरह का होगा, एक तो केंद्रीय भाग में स्थित स्थल के केंद्रीय भाग में, और एक तटवर्ती भाग में। तटवर्ती भाग में
साथ में होने क्या होगा, केंद्रीय भाग या मध्यवर्ती, केंद्रीय या मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है, मध्यवर्ती भाग में, केंद्रीय भाग में, या इसी को ही आप आंतरिक भाग भी कह सकते हैं, इसको आंतरिक भाग में कुछ भी आपको दे सकता है एग्जाम में, मतलब आप बना के कुछ लिख दीजिएगा। तो केंद्रीय, मध्यवर्ती, आंतरिक भाग होता है, अच्छा तटवर्ती भाग होता है। ठीक है, और इसको आप समुद्रों में भी कह सकते हैं या जल में स्थित। अब देखो जल में होगा तो यहाँ डाउट कर सकते हैं कुछ लोग, कहीं किसी नदी में मिल गया कुछ तो पता चला कि यही मिल गया मिल गया ये ऐसे नहीं। आपको समझदार मैं बस ऐसे कह देता हूँ कि समुद्र होगा। ठीक है, समुद्री जल, कौन सा जल, समुद्री। तो बचपन में रहते हैं तो जिज्ञासाएं रहती हैं, और जैसे जैसे पढ़ाई की उम्र होती जाती है तो आदमी पढ़ाई वाली उम्र में वृद्ध हो जाता है। कुछ लोग पढ़ाई की उम्र में भी वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। जी देख लो यार, तुम अपनी दुनिया में हो, हम लोग अपनी दुनिया में हैं, जिसमें बहुतेरे लोग हों उसी दुनिया में रहेंगे। बताइए बहरहाल कुछ लिए तो कुछ खींच रहे हैं, खींच क्यों नहीं लेगा सब ग्रहों को? ग्रेविटी सूर्य अपनी ग्रेविटी से सब ग्रहों को खींच नहीं लेगा, वो अपने घूमते अरे ताकत होनी चाहिए यार, तुम सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। सर सूर्य के पास उतनी ग्रेविटी है। अच्छा, सबको अपने पास खींच ले। ये क्वेश्चन ले रहा है कि सर सूर्य अपनी ग्रेविटी से और ग्रहों को क्यों नहीं खींचता? भाई देखिए, यूनिवर्स आप पढ़े हैं, कहाँ थे यूनिवर्स से पढ़ा है क्या थे, क्या सीखे थे उससे? यहाँ पर सबकी अपनी ग्रेविटी है, सबकी अपनी ग्रेविटी है। तो अब जब सभी अपनी अपनी ऑर्बिट में अपना अपना वर्क कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रक्रिया से कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो ब्लैक होल क्यों नहीं खींच लेता है उसको, आओ तुम भी आ जाओ मेरे पास। जब आप उस ग्रेविटी क्षेत्र में जाएंगे, चीज़ें करेंगे, तब आपको खींच पाएगा। बहरहाल इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। अभी आइए पर्वत पठार मैदान के लोग। तो पहला हम लोगों ने देखा दोस्तों ये हो गया। इसके अलावा कौन कौन से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर जो है वो कौन कौन से हैं, कुल टोटल इसमें 4-5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के, गणित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, गणित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, संग्रहित पर्वत, यानी कि स्टोरेज से आधार पर होता है। आप उसको गुंबदाकार पर्वत भी, संग्रहित पर्वत, संग्रहित पर्वत और विस्तृत। ये कुल टोटल 5 प्रकार के आपको निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर होगा। और पर्वत निर्माणकारी हलचलों के आधार पर चर्नियन, कैलिडोनियन, पर्वतीकरण भी कह सकते हैं, पर्वतीकरण, या इसी को दोस्तों हलचल कहते हैं। हलचल, देखो जब कोई चीज का निर्माण होगा तो एक हलचल ऐसी होगी, हलचल होगी। निर्माण जैसे गलित पर्वत बन रहा है तो हलचल होगी ना, तो डिस्टर्बेंस होगा ना। यस। तो ये हो जाएगा कैलिडोनियन पर्वतीकरण या हलचल।
चर्नियन हो गया, कैलिडोनियन हो गया, हर्सिनियन हो जाएगा और अल्पाइन पर्वतीय। हर्सिनियन में आप तो ये कुल निर्माण प्रक्रिया है आपकी पर्वतों की। ये 3 आधार पर ही पर्वत बने होंगे, चौथा कोई आधार नहीं है। तो पहला क्या है, स्थिति के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर और क्वेश्चन इन्हीं से पूछता है। जैसे पूछ लेगा कि कौन सा पर्वत है, जैसे हर तरह से पूछेगा। जैसे पूछेगा मान लो हिमालय के बारे में बात कर ले, स्थिति के आधार पर हिमालय कौन सा पर्वत है, कैसा पर्वत है, तो क्या जल वाला है या स्थल वाला है? स्थल वाला है। तो स्थल वाले में कहाँ है, तटीय क्षेत्र में है या वाले क्षेत्र में है? तो केंद्रीय या आंतरिक या मध्यवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। हो गया ना। फिर भारत देखिए, अब निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हिमालय को देख लीजिए। हिमालय कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बना है? लाभ है, नर्मद है, संग्रहित है या मिश्रित है? तो आपका क्या है? ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे कोई हलचल जो हुई है, जब भी कोई पर्वत बना है ना, तो उसमें 4 तरह की हलचल हुई है। 4 तरह की हलचलों में ही सारे पर्वत बन गए हैं। पहला हलचल था चर्नियन, जो कि शुरुआती दौर का प्री कैम्ब्रियन युग में जो पहली हलचल हुई थी, सबसे पहली हलचल, और उसी का ही उदाहरण भारत में आपको मिलेगा अरावली पर्वत। वो हुआ था अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण वलित पर्वत के रूप में हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में अवशेष के रूप में बची हुई है। तो कौन सा पर्वत है यहाँ पर है आपका? यहाँ पर नहीं है, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत के अवशेष बचे हुए हैं, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण आपको दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना? फिर इसके बाद में ये सारी हलचल कैलिडोनियन हलचल और हर्सिनियन हलचल है। ये आपका मेसोजोइक काल में हुआ था। ठीक है, सेनोजोइक काल में हुआ था। ठीक है, सेनोजोइक काल यानी प्रथम काल में इसका दोनों हलचलें हुई थी। तो आप देखेंगे सेलुनियन काल की बात होगी तो सेलुनियन काल में प्रथम युग में जान लीजिए, ये सब ऐसे भी आगे बात करेंगे हम लोग। ये प्रथम युग की बात है, प्रथम युग में हुआ था, प्रथम युग में। और ये तो आपका था, ये आपका तृतीय युग में, तृतीय युग में, तृतीय युग यानी तृतीय युग जिसे कहा जाता है युग। तृतीय युग में इसका अल्पाइन हलचल हुआ था। इसी अल्पाइन हलचल में अपना हिमालय उत्पन्न हुआ था। सबसे नया वलित एग्जाम में आप लोग देखते हैं, सबसे नया वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय सबसे नया वलित पर्वतों इस श्रेणी में आता है। और तृतीय युग सबसे लास्ट वाला ये जिसे पूरे सृष्टि को, पूरी दुनिया को 5 काल खंडों में बांटा गया है। तो सबसे आधुनिक वाला जो है सीनोजोइक और नियोजोइक जो आते हैं, सबसे नए हैं। तो सीनोजोइक वाले काल में इसका निर्माण हुआ है, यानी सबसे लेटेस्ट वाला जो काल आपका है अभी जो बीता है। तो इसी वाले काल में इसने हिमालय का निर्माण हुआ। इसमें आते इसको नवीनतम वलित पर्वत के उदाहरण के रूप में दिया जाता है। तो ये तो कुछ अंदर की बातें हैं जो कि अभी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा समझ में आया? यस सर। बाकी लोगों को जाते हैं। ठीक, चलिए लिख लेते हैं इन्हीं के बारे में थोड़ा सा, है ना। निर्जीव पढ़ना पड़ेगा। जब निर्जीव के बारे में बहुत सारी और चीज़ों के बारे में जब जानेंगे तो सजीव के बारे में आपको जानने का अवसर मिलेगा। अभी ये सब पर्वत पहाड़ कथा पढ़िए, फिर इसके बाद में एक अच्छी सी जॉब आपको मिलेगी। उसके बाद सारी ज़िंदगी का आनंद लेंगे आप लोग, हैं। अभी तो सब पहाड़, कौन सा पहाड़ बड़ा, कौन सा पहाड़ छोटा, कौन सी विधि से बना, कौन सी विधि से नहीं बना, ये सब जानना होगा। फिर उसके बाद में जब आप जॉब पा जाएंगे, अगर कोई पूछेगा पर्वत कैसे बना, अरे साहब बना होगा पर्वत। यहाँ तो जिंदगी बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और हम पर्वत बनाने की बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हो जाएंगे आप लोग, एडमिनिस्ट्रेशन में जब आ जाएंगे तो आप दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी बनाते रहेंगे। अधिकारी क्या होता है? रोज़ लोगों की ज़िंदगी बनाता और बिगाड़ता है। बिगाड़ता कब रहता है? जब उसका निर्णय गलत हो जाता है तो बिगड़ जाता है। अब पात्र को सुविधा मिली नहीं, अपात्र लोग 3 गुना सुविधा ले रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये कौन करता है? कहीं कहीं मिस्टेक बाई चांस अधिकारियों के माध्यम से होता है। इसी नाते आप लोगों का हर तरह ध्यान अट्रैक्शन किया जाता है। जीएस की जनरल स्टडी, यही परिषद पर ऐसी परीक्षा है जिसमें जनरल स्टडी के माध्यम से ही आप लोगों का एक तरह से मूल्यांकन
आप लोग कभी इस बात पे गौर करिएगा, प्रपोजल पे होइएगा, वैसे मुश्किल है प्रपोजल पे होना, लेकिन फिर भी कहीं से जब दूल्हे बैठते समय निकल आएगा तो उसमें फिर व्यस्तताओं में से निकलिएगा और उसमें देखिएगा कि आखिर में क्यों पूछता है इतिहास, भूगोल और ये सब तमाम सारी चीज़ें पूछता है, एटलीस्ट अगर इसका कारण है तो आपको निष्कर्ष निकल के आएगा, तब निकल करके आएगा जब इसको डूब के पढ़ेंगे। तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सबके बारे में एक अच्छी जानकारी, इतिहास जब सब कुछ की जानकारी आप अच्छी रखेंगे तो उसके पीछे ही कारण है कि जीएस को ही हमेशा बड़ा फैक्टर माना जाता है। और जबकि छोटी परीक्षाओं में या थोड़ा सा जो एक काम विशेष के लिए निर्धारित की जाती है, जैसे मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर, तो वहाँ पर जीएस उसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता, वहाँ इंग्लिश वगैरह का वो ज़्यादा थोड़ा सा रहता है। एनडीए वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको चेक समझना तो वहाँ सारी चीज़ें कुछ ऐसी सेवाएं हैं जहाँ पर एक आपका स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है। तो जीएस एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने के बाद आदमी अगर अपने आप को संकीर्ण होकर के ना पढ़ते, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो संकीर्ण होकर के पढ़ते हैं, जब हम किसी से संबंध बनाते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के अपना लाभ और हित देख करके संबंध बनाते हैं। ये निश्चित तौर से सारी चीज़ें जो निर्धारित होती हैं, तो वो वही एक कारण है कि हम लोग बहुत संकुचित होकर के जब पढ़ाई करने लगते हैं उस चीज़ को फील नहीं करते। जैसे इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को हम एक व्यक्ति होकर के पढ़ते हैं, जो भी व्यक्ति हम हैं, चाहे महिला है तो महिला होकर के हम पढ़ेंगे। जैसे फिलासफर को आप पढ़ लेंगे तो आप उसको कोसते नहीं थकेंगे, महिला है आप, जैसे अरस्तु को पढ़ लीजिए, आप गुस्सा आ जाएंगे उसके ऊपर तो कहेंगे बहुत बेकार है। वहीं प्लेटो उनके गुरु को पढ़ लेंगे तो कहेंगे नहीं ये ठीक है, ये जैन सी बात करते थे, लड़की लड़का एक समान, लड़की भी वाली फीलिंग वहाँ पे आपको आएगी। और वहीं पे उनके शिष्य अरस्तु को अगर प्लेटो को पढ़ लेंगे, अरस्तु को पढ़ेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी। और ये दार्शनिक जो होते हैं ना, तो दार्शनिक है, मैं बात आपकी सिविल सेवा पे ही मैं बात कर रहा हूँ, जो दार्शनिक जैसा सामाजिक परिवेश होगा उसी के परिप्रेक्ष्य में तो साहित्य लिखे जाएंगे, दर्शन उसी के परिप्रेक्ष्य में तो होगा कि दर्शन अलग होगा, दर्शन तो उसी के परिप्रेक्ष्य में होगा जैसे सोसाइटी होगी, जैसा समाज का वातावरण होगा। तो वो सब जो दार्शनिक जो लोग हैं, कि अरस्तु वगैरह के बारे में देखेंगे तो अरस्तु बताते हैं कि अपने बारे में वो कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है ना कि लीक से हट के काम नहीं करना है, समाज की मूल धारा में रहते ही उसको परिवर्तित करना है थोड़ा सा, बाकी हम उल्टा उटपटांग काम नहीं करेंगे। उटपटांग काम करेंगे तो मारे जाएंगे आप, भाई मारे जाएंगे, सोसाइटी की मार आप पे पड़ जाएगी, सोसाइटी की मार आपको पड़ जाएगी। जैसे आप एक छोटी सी मैं बात आपको बताऊं, समाज यही है। अभी आप देखिए कि अभी आपने देखा है कि प्रशासन ने एक नोएडा का एक मैटर था जिसमें आदरणीय त्यागी साहब जो है कुछ इस तरह से वक्तव्यों के साथ पकड़े गए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा। शासन ने उनके ऊपर जो भी दंड उनके ऊपर बनते थे वो दंड लगाए गए उनके ऊपर। एक बहुत बड़ा तबका उनको उनके समर्थन में जो है कूद पड़ा, बिल्कुल नहा धो के। आपने देखा होगा लगभग 50,000 लाख इतने की बात हो रही थी वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है समाज का, अब इससे आप लोग सीखिएगा, मतलब मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, आप इससे सीखिएगा ये क्या है, आखिर ये क्यों हुआ और ऐसा क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जब सीखिएगा तो आप अपने आप को किसी भी वर्ग में रह करके नहीं सीखना है, ना तो महिला होकर के सोचना है, ना ही पुरुष होकर के सोचना है, ना ही उस जाति का होकर के सोचना है, एक स्वतंत्र विद्यार्थी के रूप में आपको सोचना है। तो हमारी पढ़ाई जो होनी चाहिए एक स्वतंत्र विद्यार्थी के रूप में होनी चाहिए, ना हम अपने आप को जेंडर पे निर्धारित करें कि हम एक लड़की हैं या एक हम लड़के हैं, ना ही हम अपने किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रख करके हम एक विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, उसकी कोई ना कोई लिंग, उसका नहीं। जैसे कहते हैं विद्यार्थियों को जब पानी कराइए तो कहा जाता है लड़कियों को पानी पिलाइए, लड़कों को पिलाइए। विद्यार्थी मीन्स विद्यार्थियों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो विद्यार्थी क्या एक अपनी कम्युनिटी हो गई कि नहीं हो गई, कि उसमें जेंडर बटा है भाई। वो तो बाद में जब फैसिलिटीज देने की बात होती है तो जेंडर की बात करने लगते हैं वहाँ पर कि कैसे किसी चीज़ का वर्गीकरण। तो जब हम कोई पढ़ाई करते हैं और हम निष्पक्ष होकर के जब किसी चीज़ को देखते हैं, अपने आप को हमेशा जब भी पढ़ें तो उठा करके अपने आप को हर चीज़ से उठा करके आप रख दीजिए, तब इतिहास को पढ़ना शुरू करिए और तब किसी चीज़ को पढ़िए, तब शायद आपकी एक एनालिसिस एक अलग तरह की होगी, तब आपको दार्शनिक माना जाएगा। वरना जब आप उसी में हो करके किरदार, जैसे आप पुरुष हो करके और अपने बारे में लिखिए तब क्या करेंगे, कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो आदमी को भेदभाव हो ही जाता है भाई, चाहे 1-2% हो। जैसे लड़कियों के बारे में भी देखिए तो लड़की बोलते बोलते अपने बारे में बोलते बोलते लड़की समुदाय के लिए लेके दौड़ने लगती है, और पुरुष बोलते बोलते लड़कों का भी राइट है भाई, अपना राइट
डिराइव कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि जिसको क्या होता है कि संकट हो जाता है, वो उसी वर्ग में अपने आप को रखने। तो जब भी आपको पढ़ाई करनी है, अपने आप को इस रूप में विद्यार्थी के रूप में रखेंगे, किसी दार्शनिक को पढ़ेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो आपको शायद उसको समझने में आसानी होगी। क्योंकि फिलॉसफर जो होता है, दार्शनिक जो होता है, वो समाज के जो उस वर्तमान समय का जो कल्चर होता है, जो चीज़ें होती हैं, उसको उलट के रख देते हैं। लेकिन हम लोग सही ढंग से उसका मार्गदर्शन नहीं हो पाता, सही ढंग से उसको पढ़ाया नहीं जाता, या हम पढ़ नहीं पाते, या शायद जो पढ़ाया जाता है हम उसको समझते नहीं हैं, अपने आप को रख करके करते हैं। इसी नाते दार्शनिक वगैरह हम लोगों की समझ से बाहर होता है। भाई गांधी जी का गांधी जी जो हमारे हैं, इनके दर्शन को देखा जाए तो पूरा विश्व उनको मानता, नतमस्तक होता है ना। जो सुपर पावर है वो भी कहता है मिस्टर गांधी इज द ग्रेट पर्सन। उसको क्या लगी हुई है कि गांधी जी ग्रेट थे नहीं ग्रेट थे, कौन सा उनको आज़ादी दिलाएगा? गांधी जी तो हमारे लिए आदर्श है कि हमको आज़ादी दिलाए, तो इसमें हमारे राष्ट्रपिता है, हमारे सब कुछ है। लेकिन पता चला कि ब्रिटिश संसद की नाक में दम कर रखा था, उन्होंने अपनी संसद के साथ उनकी जो है एक तरह से मनहूस व्यक्ति की लगा दी, तो उन्होंने उनके साम्राज्य का तो पतन किया था भाई, उनके उपनिवेश का समाप्ति कर दिया था। तो उनके लिए तो एक अभिशापित व्यक्ति के तौर पर उनको देखना चाहिए कि भाई हमारे साम्राज्य का पतन करने वाला है इसने, तो इसकी मूर्ति हम अपने सामने लगाएंगे। ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उनके जो सिद्धांत, उनके आदर्श थे, वो एक व्यक्ति विशेष को अपने पटल पर रखना ही पड़ेगा, ब्रेन पे रखना ही पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है कि गांधी जी वहाँ पर भी हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर दिया, भारत छोड़ करके भागे, अपना बढ़िया बिस्तर ले करके तो छूट गया, तो भी चलो भाग निकल लो यहाँ से, इज्जत इसी में है। जैसे गांधी जी ने इतनी वाली बात कह दी कि भाई जो भी है भागते भूत की, वो कहते हैं ना, जो बची वही साथ, जो हाथ वही साथ। तो वो गांधी जी ऐसे महापुरुष रहे। लेकिन वहीं पर ही देखिए कुछ ऐसे ही क्रांतिकारी जो लोग रहे जिनको आज़ादी थी, वही नहीं बर्दाश्त कर पाए, गांधी जी के दर्शन को समझ ही नहीं पाए। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये तो गांधी जी ने बहुत दे दिया, बहुत गलत कर दिया, इनको मार ही देंगे। उन्होंने उठाया पिस्टल और उसके बाद में गांधी जी को कहा लो बहुत गलत करके तुम। जबकि बेचारे उन्होंने अपने जीवन भर कुछ नहीं प्राप्त किया, सिर्फ प्राप्त नहीं किया केवल अपने लिए पर्सनली कुछ नहीं प्राप्त किया, अपने राष्ट्र के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जबकि चाहते तो उनकी आने वाले 7 पीढ़ी के लिए वो बहुत कुछ संग्रह करके जाते और आने वाली 700 पीढ़ियाँ उनकी खाती। अगर वो इस तरह के इतने बड़े पब्लिक नेता हो गए थे कि एक बार वो कह देते तो आंदोलन समाप्त हो जाता, एक बार कह देते तो आंदोलन हो जाता पूरे देश में। इतनी बड़ी शख्सियत थे। क्या अंग्रेजों ने उनको खरीदने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन नहीं बिके। कुछ चीज़ें, कुछ नीतियाँ, आप हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें टिप्पणी कर सकें कि ये गलत दिख रहा है या सही दिख रहा है, तो आप संकुचित होकर के सोचेंगे तो यही दिखेगा आपको। क्योंकि एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ छोटी बहुत चीज़ें उसमें आपको कम और ज़्यादा लगती रहेंगी। तो आप उस दृष्टिकोण से देखिए कि गांधी हैं, ऐसी विचारधारा के लोग रहते हैं और गांधी जी को जो मार कर देते हैं। फिर इसके बाद में कांग्रेस का जो स्थिति बनती है, तो फिर सत्ता के लिए, लोग के लिए, जनसंघ का निर्माण होता है, तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी विचारधारा के भी लोग हैं जो यहीं के रहने वाले, यहीं के लोगों को मार देते हैं, जिनको अंग्रेजों के वो जो है सारे प्रताड़ना झेलते, लेकिन नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों कम दे दिया, क्यों ज़्यादा दे दिया, और क्यों ये दे दिया, क्यों वो दे दिया, इसी बात को उन्होंने माना भाई। जो भी अपना दृष्टिकोण आखिर इंटरनल कलह के कारण ही तो मारा था उन्होंने, जो भी जिसका दर्शन। अब इस पर भी वो 2 विचारधारा, 4 विचारधारा इसमें डेवलप हो जाएंगे। कोई उनका समर्थक होगा और कोई उनका विरोधी होगा। गांधी जी के तो सभी समर्थक अपने आप को बताएंगे गांधी भाई अच्छे हैं, लेकिन उसने मारा तो सही किया और नहीं मारा तो गलत किया। ऐसी विचारधाराएं भी डेवलप हो जाएंगी और उसके पीछे का लॉजिक यही होगा, क्योंकि आप उसमें होकर के सोचेंगे। अगर आप गांधी होकर के, गांधी के बच्चे होकर के सोचे तो गलत दिखेगा, लेकिन अगर उस वर्ग का होकर के, उस व्यक्ति के विचारधारा का होकर के सोचेंगे तो कहेगा उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा गलत किया। मतलब इस टाइप से भी आप सोच सकते हैं। तो हमेशा जब भी आपको देखना है, पढ़ना है, अपने आप को निष्पक्ष। इतिहासकार भी, बहुत सारे इतिहासकारों ने जो लिखा है वो भी उसी पक्ष के होकर के, जिसने पढ़ा तो ज्ञान हो गया, अब ज्ञान हुआ तो लिखने लगे तो कुछ थोड़ा अपना भी लिख दिए, अपना भी लिख दिए भाई, क्यों नहीं लिखेंगे वो। तो जो इतिहास लिखा गया उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ भी देखिए। अब जो गवर्नमेंट सरकारें हैं उसमें क्या करते हैं कि अब इनके बारे में बताएंगे, हमारे इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, इनके बारे में बताएंगे, उनके बारे में बता दिया गया भाई। समझ रहे हैं ना। जैसे अब आप विचारधारा पे, आप लोग इतने पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस गवर्नमेंट ने, क्या क्या सरकारों ने किसको दिखाया, किसके बारे में बताया। जो बताया इतिहास एक विद्यार्थी है, मान लो हम छोटे विद्यार्थी, कम उम्र के विद्यार्थी, तो जो टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे वही तो हम देखेंगे, जो पढ़ेंगे वही समझ में आएगा।
शुरुआती दौर से हमें भारत माता की जय की, बचपन से जब से होश संभाला तो हमें मालूम है ना कि ये राष्ट्र है और हमें माता की जय, और इसके साथ में राष्ट्रवाद में जितने भी हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया वो हमारे लिए महापुरुष हैं। लेकिन वहीं पर ही भगत सिंह को तो आतंकवादी घोषित करते हैं, वो लोग टेररिस्ट उनको मानेंगे। गांधी जी का एक धड़ा देखिए, जो कि उस विचारधारा से प्रेरित नहीं थे तो उन्होंने बिल्कुल भगत सिंह वगैरह को भी नहीं करना चाहा, शायद उसके पीछे क्या, और बहुत सारी इसमें लंबी चर्चा हो जाएगी, इस पर बात करूँगा तो एक अलग विषय था। गोलमेज सम्मेलन हुआ, वहाँ पर गांधी गए, उनके बारे में नहीं बात की चाहते तो उनके बारे में चर्चा करते, तो अब उसके पीछे भी उसके बारे में बात की जाएगी। देखो ऐसा है ना, जैसे काम बन रहा है और कितने लोग हमारे गुलाम हैं, एक बच्चा फंस गया है यहाँ पर, तो भाई हम पहले इसको देखेंगे, पहले इसको देखेंगे, पहले इसको देखेंगे। तो वहाँ पर भी कई सारे, गांधी जी का क्या दूरदर्शिता थी, गांधी जी तो एक धोती में ही अर्धनंगा फकीर जैसा, आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने उसको बेटे से प्रधानमंत्री उनको कहा था। तो एक जो व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है, पूरी जिंदगी अपनी एक वस्त्र में व्यतीत कर लेते हैं। इंग्लैंड जैसी कड़कड़ाती ठंडी में आप लोग चले जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या जम जाएगा, हो सकता है हृदय पंप करना ही बंद कर दे उस ठंडी में। लेकिन गांधी जी की फोटो देखेंगे, वो डंडा लेते हुए क्या कर रहे हैं, तेजी से भागते हुए झुकी हुई शरीर के साथ चल रहे हैं गांधी जी का। ये पूरा स्टेटमेंट देखते हैं ना, उस ठंड में आप इमेजिन करिए, प्लेन से उतरने के बाद में कपा के मर जाएंगे आप, मतलब लौट जाएंगे आप, कहेंगे पहले हमको उड़ाओ कुछ, नहीं तो हम कोई मेज वाले सम्मेलन में नहीं जा पाएंगे, हमारा पहले यही मेज लगा दो, है ना भाई। चल पाना उस जलवायु में, उस मौसम में चल पाना बिना आप मफलर बिना कपड़े के, तो एक इच्छा शक्ति तक, तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो जब भी आप पढ़ें तो बहुत ओपन माइंड होकर के पढ़ें, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आइए बात करते हैं पर्वतों के शेष हिस्सों के बारे में। तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल आसान है, तो तट के अंदर, तट के बाहर, इसकी मतलब कोई है ही नहीं दोस्तों। आइए इसके बाद आगे की चीज़ चलते हैं हम लोग। ओके, अच्छा इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट हो जाता है, जैसे कि कौन से पर्वत तटीय क्षेत्रों में आपके आते हैं। लेकिन महासागरों के समानांतर पर्वत है, इसी में बना लीजिएगा। यहीं से मैं तटवर्ती और इनके एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ आपको जो मिलेंगे। तो तटवर्ती क्षेत्रों की बात मैंने भी बताया था, राकी पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी, है ना। राकी एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों, स्थल पे एंडीज है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी यही है। तो राकी है, एंडीज है, ये जो तटवर्ती क्षेत्रों पे पाई जाती है। इसके अलावा क्या है, यूरोप के दक्षिणी किनारे पर जो स्थित है, यह भी आपका अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो निर्मित हुआ है, यूरोप के दक्षिणी किनारे पर। और एटलस पर्वत का नाम सुने हैं, एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत है। तो ठीक है, इसको लिख लीजिए। अल्पाइन पर्वत समूह है, अफ्रीका है, उत्तर पश्चिम किनारे पर एटलस पर्वत हो गया, ठीक है, अल्पाइन पर्वत हो गया। इसके अलावा एंडीज पर्वत तो हो गया दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। तो आंतरिक भाग में लिख लीजिए दो पर्वतों के बारे में, जैसे यूराल पर्वत है, वासियस पर्वत है, यूराल है, वासियस है, लिख लीजिए कुछ नाम, यूराल पर्वत है, वासियस पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट है, हिमालय पर्वत है, कुनलुन है, हिमालय है, कुनलुन है। ये सब पर्वत कहाँ पे हैं, आंतरिक भागों वाले पर्वत दिख रहे हैं। तो आपने क्या लिखा, यूराल लिखा, वासियस, ब्लैक फॉरेस्ट, हिमालय, कुनलुन, ध्यानशान, ध्यानशान,
सिंगलिंगसान, अल्टाई, ये सब पर्वत जो है बच्चों, हाँ सिंगलिंग है, अल्टाई है, अल्टाई ठीक है, ये सब पर्वत आपके। तो ये आंतरिक भाग वाले हैं। कल हम लोग देखेंगे कि कौन से ये बलित है, ब्लॉक है, घुमराकार पर्वत है, संग्रहित पर्वत है और मिश्रित पर्वत कौन से है। ठीक है, चलिए तो आज पर्वतों के बारे में कुछ समझ में आप लोगों को आया? यस सर। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, देखते हैं। थैंक यू सर।